तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की जो लोग करते हैं, और वही यूनिक टीम बनाने की कोशिश करना। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि ग्रैंड लीग वाले कॉन्टेस्ट करोड़ों लोग ज्वाइन करते हैं। मतलब फर्स्ट रैंक लाने के लिए आपको ऐसे टीम बनानी पड़ेगी जो इन लोगों की टीम से अच्छी हो, और इसलिए लोग कई बार पूरी रिस्क की टीम लेकर जाते हैं जिसमें सारे प्लेयर 30 से कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले होते हैं। अब आप अगर ऐसा करते हो तो आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस 1% भी नहीं होंगे, क्योंकि जनरली कोई मैच ऐसा नहीं होता है जिसमें ड्रीम टीम के सारे प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज कम हो। आपको एक ना एक प्लेयर तो ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज वाला मिल ही जाएगा। तो इस टाइप की यूनिक टीम बनाने की कोशिश मत करना। रिस्क से इश्क करो, पर इतना भी मत करो कि वो बाद में धोखा दे दे। आपको हमेशा बैलेंस टीम के साथ मैदान में जाना चाहिए, जिसमें कुछ रिस्की प्लेयर हो और कुछ सेफ प्लेयर्स। ऐसे में आपके जीत के चांसेस मैक्सिमम होंगे। अब मैं आपको टीम बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ, पर उससे पहले बात करते हैं एक नई गलती की जो आजकल लोग करते हैं। देखो, ड्रीम 11 कई नए फीचर निकालता रहता है जिससे हमें टीम बनाने में काफ़ी हेल्प मिलती है, जैसे ड्रीम टीम परसेंटेज हो गया, एवरेज पॉइंट, सिलेक्शन परसेंटेज और भी बहुत कुछ। पर कुछ फीचर ऐसे भी होते हैं जो हमारे ग्रैंड लीग का खेल बिगाड़ सकते हैं, और उसमें से एक फीचर है गुरु टीम्स। ड्रीम 11 ने कुछ मंथ पहले गुरु टीम का फीचर लॉन्च किया था, जिसमें ड्रीम 11 कुछ यूजर्स को सिलेक्ट करता है और वो ऐप पर ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करते हैं। पर ये टीम को यूज़ करने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि गुरु टीम हज़ारों लोग पिक करते हैं। पूरी टीम पहले से बनी बनाई मिल जाती है, इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि यही टीम कॉपी कर लगा देते हैं, पर ऐसा करने में सभी हज़ारों लोगों की टीम सेम हो जाती है। अब मान लो गुरु टीम चल भी गई और रैंक 1 आ भी गई, तो होगा क्या? ये सारे हज़ारों लोग रैंक 1 पर आ जाएंगे, तो प्राइज मनी में आपको 2 करोड़ तो छोड़ो, लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे। अब दूसरी बात यह है कि गुरु टीम के साथ आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलता है। अगर आप किसी एक्सपर्ट के टेलीग्राम चैनल से टीम लेते हो तो वहाँ पर गाइडेंस मिलता है कि टीम में क्या चेंज कर सकते हैं और टीम बनाने का लॉजिक क्या है। इससे आप खुद से टीम में कुछ चेंजेस करके मल्टीपल टीम लगा सकते हो, और साथ ही वो स्ट्रेटेजी समझकर आप नेक्स्ट मैच में खुद से भी टीम लगाना सीख सकते हो। पर गुरु टीम में ऐसा नहीं है। आपको ये नहीं पता चलता है कि एक्सपर्ट ने किस स्ट्रेटेजी से वो टीम बनाई है, टीम में क्या चेंजेस करने हैं, उस टीम का यूज़ करके मल्टीपल टीम कैसे बना सकते हैं, इसका आइडिया आपको वहाँ से नहीं मिलता है। और एक बात अगर आपने नोटिस करी हो कि गुरु टीम मैच स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले मिल जाती है। अब मैच में टीम कैसे बनानी है ये कई बार टॉस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि एक ग्राउंड पर कई पिचेस होते हैं और कौन सी पिच पर मैच होने वाला है ये पहले से पता नहीं चलता है। ऐसे में ब्लाइंडली गुरु टीम्स कॉपी करने से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अब एक गलती जो लोग स्मॉल लीग में नहीं करते पर ग्रैंड लीग में ज़रूर करते हैं, वो है इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बनाना। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के फ़ायदे क्या है। देखो, इन्वेस्टमेंट प्लान का सबसे बड़ा फ़ायदा है मन की शांति। कई लोग ग्रैंड लीग में हो रहे लॉस से परेशान हो जाते हैं। वो टीम लगाते टाइम तो ये सोचते हैं कि आज तो ग्रैंड लीग विन हो ही जाएगी, पर जब हारते हैं या सिर्फ पैसे ही वापस आते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी पर सच्चाई उससे कहीं अलग थी। इसलिए इस निराशा से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना। इन्वेस्टमेंट प्लान से आप पहले से ही ये पता लगा सकते हो कि मंथली आप ग्रैंड लीग में कितने मैचेस खेलने वाले हो, कितनी टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वाले हो, और हारने पर आपको कितना लॉस हो सकता है और जीतने पर कितना प्रॉफिट होगा। ऐसा करने से आपको मंथली लॉस या प्रॉफिट का अंदाजा पहले ही लग जाता है। आपको फिर ये टेंशन नहीं होती है कि आज पैसे आएंगे या नहीं। और अगर आपको ये टेंशन और कम करनी है तो महीने में ग्रैंड लीग के लिए अलग से पैसे बचा कर रखो। जैसे मान लो आप महीने में 5,000 रुपये दूसरे व्यर्थ के शौक में लगाते हो, तो ये पैसा आप ग्रैंड लीग खेलने में लगा सकते हो। इससे वो जो लॉस होता है उसका गम नहीं होगा, क्योंकि ग्रैंड लीग में लॉस तो होगा ही। ये स्मॉल लीग जैसा नहीं है जिसमें आप मंथली प्रॉफिट का सोच सकते हो। इसमें आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि 100 मैचेस में लॉस हो जाए वो चलेगा, पर किसी एक मैच में अच्छी रैंक आ जानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ग्रैंड लीग लाइफ में एक ही बार जीतनी है। अगर आप एक बार फर्स्ट रैंक पे आ जाते हो तो लाइफ सेट हो जाएगी। अब सबको पता है कि ग्रैंड लीग बार बार विन नहीं कर सकते। इसके बाद भी लोग ये अगली गलती करते हैं, जो कि है लो रिवॉर्ड वाली ग्रैंड लीग ज्वाइन करना। देखो, ग्रैंड लीग के कई कॉन्टेस्ट आपको मिल जाएंगे, उसमें एक ग्रैंड लीग 2 करोड़ वाली होती है, और फिर आती है बाकी सब ग्रैंड लीग जिनका विनिंग प्राइस लाखों में होता है। अब इन लाखों वाली ग्रैंड लीग में कंपटीशन थोड़ा कम होता है कंपेयर टू 2 करोड़ वाली मेगा ग्रैंड लीग, और यही सोच के बहुत लोग इन ग्रैंड लीग के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, जो करना बिल्कुल गलत भी नहीं है, पर ये चीज़ आपको जिंदगी भर का पछतावा दे सकती है। मान लो कोई मैच ऐसा है जिसमें आपकी टीम ड्रीम टीम से मैच हो गई, मतलब इससे अच्छी टीम मैच में बन ही नहीं सकती थी, और उस मैच में आपने कोई 4-5 लाख रुपए का फर्स्ट प्राइज मनी वाला ग्रैंड लीग ज्वाइन करी, तो आपको बेस्ट टीम बनाने के बाद भी बस 4-5 लाख ही मिलेंगे।
वही मान लो उसी टीम से आप 2 करोड़ वाली ग्रैंड लीग ज्वाइन करते तो वो टीम आपको करोड़पति बना सकती थी। और ऐसा करने से आपको लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट हो सकता है, क्योंकि ग्रैंड लीग की बेस्ट टीम बनाना रोज रोज का काम नहीं है। शायद लाइफ में 1-2 बार ही ऐसा होगा कि आपकी टीम सबसे अच्छी हो, तो इसीलिए हमेशा सबसे ज्यादा प्राइज मनी वाली ग्रैंड लीग ही ज्वाइन करो। ग्रैंड लीग का कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है ये तो पता चल गया। अब बात आती है कि कितनी टीम से ग्रैंड लीग ज्वाइन करनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपके बजट और रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर। कुछ लोग एक मैच में ही 10 टीम लगा देते हैं, और होता यह है कि अगले मैच खेलने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते। तो ऐसा करना गलत है। हमेशा मंथ वाइज डिसाइड करो कि कितना मैच उस महीने में खेलने वाले हो, फिर देखो कि उस मंथ में आपका बजट कितना है, और फिर उस बजट को मैचेस की संख्या से डिवाइड कर दो। इससे सबको पता चल जाएगा कि एक मैच में कितने पैसे लगाने हैं। अब इस पैसे को कॉन्टेस्ट फी के अमाउंट से डिवाइड कर दो। इससे सबको पता चल जाएगा कि मैचेस में आपको कितनी टीम लगानी चाहिए। अब अगर आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि आप कम मैचेस खेलना चाहते हो पर हर मैच में ज़्यादा टीम के साथ जाना चाहते हो, तो उस केस में आप नंबर ऑफ मैचेस पर मंथ कम कर सकते हो। अब अगर जीत हार की बात करें तो जितनी ज़्यादा टीम आप पर मैच लगाते हो उतने ज़्यादा आपके विनिंग के चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर हम ग्रैंड लीग विनर की बात करें तो बहुत कम ग्रैंड लीग विनर ऐसे होते हैं जो एक ही टीम से ग्रैंड लीग जीते हो। मैक्सिमम केसेस में आपको ऐसे विनर दिखेंगे जिन्होंने एक से ज़्यादा टीम लगाई हो। अब बात आती है कि मान लो पैसे कम है तो फिर मल्टीपल टीम्स मैच में कैसे लगाएं। तो देखो, इसकी कोई हैक नहीं है। अगर पैसे आपके पास नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि उस मंथ में कोई भी ग्रैंड लीग मैच मत खेलो। उस मंथ के पैसे को बचा के रखो और अगले मंथ के बजट में ऐड कर दो। ऐसा करने से आपके पास मल्टीपल टीम लगाने के पैसे आ जाएंगे। या फिर बहुत लोग स्मॉल लीग का प्रॉफिट का यूज़ करके भी ग्रैंड लीग में मल्टीपल टीम लगाते हैं, पर अगर आप ऐसा करते हो तो आपके स्मॉल लीग बजट में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये डिसीजन आपका रहेगा कि आपको रेगुलर प्रॉफिट चाहिए या ग्रैंड लीग विन करने का ट्राई करना है। अब टीम कितनी लगानी चाहिए ये तो पता चल गया। अब जानते हैं कि टीम कैसे लगानी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहिए। देखो, ग्रैंड लीग में 100 से ऊपर स्ट्रेटेजीज और कॉम्बिनेशन है जो अलग अलग पिच, वेदर और मैच पर डिपेंड करते हैं, और इसमें से कई स्ट्रेटेजीज तो हम पुराने वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं। पर इतने सारी स्ट्रेटेजीज को मैच के टाइम पर याद रखना मुश्किल है, स्पेशली तब जब आपको 15-20 मिनट के अंदर ही मल्टीपल टीम बनानी होती है। तो ऐसे में आपको हर कंडीशन के लिए एक स्ट्रेटेजी सोच के रखनी चाहिए और उस पैच की सारी टीम्स उसी स्ट्रेटेजी के बेसिस पर बनानी चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लो एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक टीम का बॉलिंग पिच पर मैच है और वीक टीम पहले बैटिंग कर रही है। इस केस में स्ट्रेटेजी आपकी ये हो सकती है कि स्ट्रॉन्ग टीम के ओपनिंग 3 बैट्समैन लो, वही स्ट्रॉन्ग टीम के 4 से 5 बॉलर लो, और बाकी बचे 3-4 प्लेयर वीक टीम के बैट्समैन या ऑलराउंडर लो, क्योंकि चांसेस कम है कि वीक टीम कोई विकेट ले पाएगी और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वीक टीम कम स्कोर पर ऑल आउट हो जाएगी। और हो सकता है कि 10 मैचेस में सिर्फ 6-7 बार ही ऐसा हो, पर जब भी ऐसा होगा तो आपके जीतने के चांस उन लोगों से ज़्यादा होंगे जो रैंडम टीम लेकर आए हैं। तो अगर मान लो आपने कोई किसी कंडीशन में कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करी और वो मैच वैसा नहीं गया तो स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वही स्ट्रेटेजी आप उस कंडीशन के हर मैच में अप्लाई करो, क्योंकि हमको 10 के 10 मैचेस में पैसे वापस नहीं चाहिए। हमारा टारगेट ये है कि 9 मैचों में भले टीम फ्लॉप हो जाए पर किसी एक मैच में टीम की रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। इसलिए एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी हर कंडीशन के लिए पहले डिसाइड कर लो और उसी हिसाब से फिर टीम बनाओ। अब इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप टीम फटाफट बना लोगे। कई बार ये होता है कि टॉस के बाद समझ नहीं पड़ती कि टीम आप कैसी बनाए, और जो लोग मल्टीपल टीम बनाते हैं उनके साथ तो ये और भी ज़्यादा होता है। अब पहले से ही अगर आप एक फिक्स स्ट्रेटेजी बनाकर चलोगे तो टॉस के बाद टीम बनाते वक्त आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब टीम स्ट्रेटेजी के बेसिस पर टीम बनाने में एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और वो है कि टीम पूरी तरह से सेफ नहीं होनी चाहिए। कई बार हमारी टीम स्ट्रेटेजी की कंडीशन फॉलो करने के चक्कर में हम वो सारे प्लेयर ले लेते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा है। ऐसे हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि 90% से ज़्यादा मैचेस में ड्रीम टीम के अंदर आपको एक ना एक ट्रम्प प्लेयर तो ज़रूर दिखेगा। तो टीम बनाते वक्त प्लेयर के सिलेक्शन परसेंटेज ज़रूर चेक करना और अपनी टीम में 3 से 4 ट्रम्प प्लेयर लेने की कोशिश करना, क्योंकि बड़े प्लेयर्स तो हर कोई अपनी टीम में सिलेक्ट करता ही है। बड़े प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म, स्ट्रेंथ और वीकनेस सबको पता ही होता है, पर ग्रैंड लीग विन ये छोटे प्लेयर ही कराते हैं जो नए नए आए होते हैं और जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यही लोग आपको 2 करोड़ की रेस में आगे ला सकते हैं। अब ट्रम्प प्लेयर की बात हो ही रही है तो इनको टीम में पिक कैसे करना है ये भी जान लेते हैं। देखो, ट्रम्प प्लेयर इंपॉर्टेंट होते हैं पर इनको पिक करना थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ट्रम्प प्लेयर वो प्लेयर होते हैं जिनको बहुत कम लोगों ने सिलेक्ट करा होता है। इसका मतलब ये है कि इन प्लेयर पर लोगों का भरोसा नहीं है। अब इसके कुछ कारण ये हो सकते हैं कि या तो इन प्लेयर का रिसेंट फॉर्म खराब है, या ये प्लेयर नए हैं और उन्होंने अभी अभी डेब्यू करा है जो कि अक्सर आईपीएल के टूर्नामेंट में होता है, या ये प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर नीचे आता है, या इनको बॉलिंग मैच में इतनी नहीं मिलती है। ऐसी कंडीशन होने पर इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होता है। अब बात आती है कि अगर रिसेंट फॉर्म खराब है और प्लेयर नया है तो इन प्लेयर्स को पिक कैसे करें। देखो, 2-3 तरीके से आप इन प्लेयर्स को पिक कर सकते हो। पहला तरीका है वेन्यू की कंडीशन देखो और उस कंडीशन में प्लेयर परफॉर्म कैसा करता है वो
देखो। इससे आपको कुछ प्लेयर ऐसे मिल जाएंगे जो उस कंडीशन के लिए ही बने हैं, और कई बार टीम भी ऐसे प्लेयर को इसीलिए खिलाती है क्योंकि वो इन परिस्थितियों में परफॉर्म करना जानते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि वो प्लेयर ढूंढो जिनके बैटिंग ऑर्डर ऊपर हो या बॉलिंग में वो डेथ ओवर में बॉलिंग करते हो। देखो, बैटिंग ऑर्डर ऊपर होने का एक फायदा ये है कि बैटिंग तो आ ही जाएगी, तो उस प्लेयर के पॉइंट स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर लो होता है जिससे उसकी बैटिंग नहीं आती और वो पॉइंट नहीं दे पाता, पर अगर किसी प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर ऊपर है और सिलेक्शन परसेंटेज लो है, मतलब उस प्लेयर पे हम बैट ले सकते हैं। वहीं अगर कोई बॉलर टीम में ऐसा है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम है पर वो डेथ ओवर में बॉलिंग करता है, ऐसे प्लेयर को टीम में लेना काफी फायदेमंद हो सकता है। देखो, T20 और ODI जैसे फॉर्मेट में डेथ और बॉलर लास्ट में कुछ विकेट ले जाते हैं, तो अगर बॉलर में काबिलियत कम भी है तो भी चांसेस है कि वो मैच में कुछ विकेट ले जाएगा। ऐसे केसेस में दूसरे लोग तो उस बॉलर को इग्नोर कर देंगे और हमको विन करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। तो ट्रम्प प्लेयर पिक करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा तो करनी पड़ेगी, और कई बार तो ऐसा होता है कि लाइनअप के बाद ही हमको पता चलता है कि एक नए प्लेयर को टीम मौका देने वाली है। ऐसे में उस प्लेयर के बारे में पता लगाने का टाइम हमारे पास नहीं होता, इसलिए सारे प्लेयर्स को एनालिसिस मैच के लाइनअप के पहले ही कर लो। इससे आप लाइनअप के बाद कोई नए प्लेयर की एंट्री के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे। अब प्लेयर और टीम के स्टैट्स और क्रिकेट का नॉलेज का यूज़ तो हर फैंटेसी प्लेयर करता है, पर एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप कर लेते हो तो आप लाखों लोगों से आसानी से आगे निकल सकते हो। ये वो चीज़ें जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, और आज भी कुछ चुनिंदा लोग ही इस चीज़ का यूज़ करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ड्रीम 11 के डेटा की। प्लेयर ने लास्ट 5 मैचेस में कितने रन बनाए या कितने विकेट लिए, ये तो हमको इंटरनेट से पता चल जाता है, पर फैंटेसी पॉइंट, सिलेक्शन परसेंटेज और कैप्टन परसेंटेज का एनालिसिस आप सिर्फ ड्रीम 11 के अंदर ही कर सकते हो। अब ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बस जो टूर्नामेंट आप खेल रहे हो उस टूर्नामेंट में पिछले सारे मैचेस का ड्रीम टीम देखो और एनालाइज करो कि उसमें प्लेयर्स कैसे निकल के आ रहे हैं। कितने प्लेयर ड्रीम टीम में ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज वाले हैं, कितने प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज 30 से कम है। ड्रीम टीम के जो कैप्टन होते हैं उनका कैप्टन परसेंटेज क्या होता है, उनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या होता है। ये एनालिसिस से आपको प्लेयर सिलेक्ट करने का पूरा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ड्रीम 11 का डेटा से हमको कई बार ऐसे पैटर्न मिलते हैं जो ग्रैंड लीग में बहुत काम आ सकते हैं। जैसे वर्ल्ड कप 2023 की ही बात कर ले तो मात्र 20% मैचेस ऐसे थे जिसमें बॉलर ड्रीम टीम के कैप्टन थे, वही 50% से ज़्यादा मैचेस में बैट्समैन ड्रीम टीम का कैप्टन था। अब इस एनालिसिस से हमको ये समझ आ गया कि अगर बैट्समैन को कैप्टन बनाएंगे तो हमारे जीतने के चांसेस 50% से ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर हम अगले वर्ल्ड कप मैचेस में बैट्समैन को ही ज़्यादातर टीम में कैप्टन बनाएंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी टूर्नामेंट आप खेल रहे हो उसके 10-20 मैच हो जाने दो, उसके बाद ही डेटा का एनालिसिस करो, क्योंकि ड्रीम 11 का डेटा आपको टूर्नामेंट के हिसाब से देखने को मिलता है। ऐसे में कुछ मैचेस हो जाने के बाद ही आपको सही से पैटर्न दिखना स्टार्ट होंगे। अब शायद आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप ड्रीम 11 का डेटा निकालो, तो कुछ मेहनत मैंने आपके लिए कर दी है, तो अगली दोनों टिप्स इसी पर बेस्ड है। पहली टिप ये है कि सेफेस्ट कैप्टन चॉइस को कैप्टन मत बनाओ। अब सेफेस्ट कैप्टन वो होता है जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने कैप्टन बनाया होता है। ये वो प्लेयर होते हैं जिन्होंने लास्ट कुछ मैचेस में जोरदार परफॉर्मेंस दिया होता है, और लोगों को लगता है कि इनका चाहता प्लेयर फिर एक बार वही परफॉर्मेंस दोहराएगा, पर लोग ये भूल जाते हैं कि खिलाड़ी भी इंसान ही होते हैं। कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो हर मैच में सेंचुरी मारे या हर मैच में 5 विकेट ले। तो जो प्लेयर को सबसे ज़्यादा लोगों ने कैप्टन बनाया है उसको कैप्टन मत बनाओ, क्योंकि बहुत चांस है कि वो प्लेयर फिर से वही परफॉर्मेंस नहीं दोहराएगा। इसके आपको कई एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। जैसे वर्ल्ड कप 2023 में वार्नर को ही देख लो। वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ 163 रन की बनाए, फिर नीदरलैंड के खिलाफ सेंचुरी मारी और 104 रन बनाए, और अगले मैच में फिर अपना फॉर्म कंटिन्यू रखा और न्यूजीलैंड के खिलाफ 81 रन की पारी खेली, और नतीजा ये निकला कि अगले मैच में वार्नर को 37% लोगों ने अपनी टीम में कैप्टन पिक करा। मतलब 1 करोड़ लोग अगर ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो 37 लाख लोगों ने तो वार्नर को ही कैप्टन बनाया है। इन लोगों को लगा वार्नर फिर एक बार लंबी पारी खेलेगा और इनको जिताएगा, पर नतीजा ये निकला कि वार्नर 15 रन पर ही आउट हो गया और इन लोगों का सपना टूट गया। तो उस दिन आप किसी और प्लेयर को कैप्टन बनाते तो आप इन 37 लाख लोगों से आसानी से आगे निकल जाते। और ये सिर्फ कुछ चुनिंदा मैचेस की कहानी नहीं है। अगर आप सारे मैचेस की ड्रीम टीम देखो तो आपको मात्र 5 या 10% मैचेस ही ऐसे मिलेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कैप्टन परसेंटेज वाला प्लेयर ड्रीम टीम का कैप्टन हो। हाँ, अगर आप 10 या उससे ज़्यादा टीम पर मैच लगाते हो तो आपको एक टीम में इन प्लेयर को कैप्टन बना सकते हो। अगर कम टीम लगाते हो तो फिर आपको ऐसे केसेस में इन प्लेयर को कैप्टन बनाने का कोई फायदा नहीं है। अब सबसे ज़्यादा कैप्टन परसेंटेज वाले प्लेयर को कैप्टन नहीं बनाना है ये तो हम समझ गए, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ट्रम्प प्लेयर को ही कैप्टन बना दो, क्योंकि हम अगर ड्रीम 11 का डेटा देखें तो मात्र 15% मैचेस ही ऐसे होते हैं जिनमें ट्रम्प प्लेयर ड्रीम टीम का कैप्टन होता है। देखो, ट्रम्प प्लेयर को टीम में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर वो इतना भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते कि सीधा ड्रीम टीम के कैप्टन ही बन जाए। ड्रीम टीम के कैप्टन आमतौर पर बड़े प्लेयर ही बनते हैं जो लंबी पारी खेलकर या 3-4 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा पॉइंट देते हैं। ट्रम्प प्लेयर के पास अनुभव की कमी होती है, जिनसे उनके एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के चांसेस कम होते हैं।
अब अगर आप ट्रम्प प्लेयर को कैप्टन बना ही रहे हो तो किसी डेथ ओवर के बॉलर को बनाओ बजाय किसी बैट्समैन के, क्योंकि लास्ट में किसी नए बॉलर के एक साथ 2-3 विकेट लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू कोई नया बैट्समैन के सेंचुरी मारने के। लास्ट में बैट्समैन मारने के चक्कर में कई बार अपने विकेट गवा देता है और बॉलर्स को फ्री में विकेट मिल जाते हैं। अब अगर आप 6 या उससे ज्यादा टीम्स एक मैच में लगाते हो तो आपका ट्रम्प प्लेयर को कैप्टन बनाना बनता है, क्योंकि 10-15% मैचेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें ट्रम्प प्लेयर सबको चौंका के सबसे ज्यादा पॉइंट दे जाता है। तो आज का ज्ञान यही खत्म करते हैं। अब रेगुलर टीम के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस आगे भी आने वाले हैं।